विद्यार्थियों, आज हम अरस्तु के संविधान संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने अपने पुस्तक में संविधान से संबंधित विचारों की भी चर्चा की और उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण बहुत ही सुंदर ढंग से किया। अरस्तु ने नागरिकता का अर्थ, राजसत्ता में भाग लेना और राज्य के नीति निर्धारक और न्याय कार्यों में भाग लेने का अधिकार है, वह अधिकार किन्हें और किस रूप में मिलना चाहिए, इसका उत्तर उसने अपनी संविधान विषयक विचारों में दिया। उनका मत है कि संविधान राज्य की एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतः राज्य के पदों के निर्धारण से, विशेषकर ऐसे पदों के निर्धारण से जो समस्त राजकीय मामलों में सर्वोच्च है। इससे ये स्पष्ट है कि अरस्तु संविधान को एक संगठन का रूप में मानते थे जिसमें सामान्यतः इस बात का निर्धारण होता है कि किस व्यक्ति को कौन सा पद मिलेगा, और वो भी सर्वोच्च पद के बारे में वो चर्चा करता है। इससे निम्न बातें सामने आती है। संविधान राज्य और पदों का संगठन है, पहला। दूसरा, संविधान द्वारा सर्वोच्च सत्ता के निवास का निर्धारण किया जाता है। तीसरा, संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि राज्य किस लक्ष्य की ओर जा रहा है। चौथा है, राज्य के लिए संविधान अति आवश्यक है, इसी के आधार पर राज्य का निर्माण और अंत होता है। 5 नंबर का अंतिम है, राज्य का सार और अति आवश्यक वह संविधान है। संविधान में परिवर्तन के साथ ही राज्य में परिवर्तन हो जाता है। संविधान में परिवर्तन के साथ ही राज्य में परिवर्तन हो जाता है। इस परिभाषा के आधार पर ये कह सकते हैं कि संविधान में केवल पदों का संगठन है, और कौन से पद जो सर्वोच्च सत्ता है वाले होते हैं, और इसका लक्ष्य एक ही है, वह है राज्य के निर्माण में कार्य करना। अतः अरस्तु कहता है संविधान राज्य और दल को एक रूप मान लेता है। अरस्तु अपने विचार में दल, संविधान और राज्य को एक समान मानता है, और उसी के आधार पर वह संविधानों का वर्गीकरण करता है। उसकी नज़र में राज्य, संविधान और दल एक है, इसलिए इनको हम राज्य का वर्गीकरण कह सकते हैं, इनको संविधानों का वर्गीकरण कह सकते हैं, इनको यानी कि हम दलों का वर्गीकरण कह सकते हैं। लेकिन मूल रूप से उसने जो शब्द यूज दिया है वह है संविधानों का वर्गीकरण। उसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसको 2 आधार पर विभाजित किया है। पहला है संख्या के आधार पर और दूसरा नैतिकता के आधार पर। संख्या के आधार का तात्पर्य उन्होंने दिया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति कितने व्यक्तियों के हाथ में होती है। प्रभुत्व संपन्न शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में होती है या थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में होती है, ये बहुत से व्यक्तियों के हाथ में। इसके आधार पर उन्होंने संविधान का वर्गीकरण किया। और नैतिक आधार पर उन्होंने कहा कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है, क्या वो स्वयं के उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, ये आम जनता के लिए कर रहे हैं। इस आधार पर अरस्तु ने इनको विभाजित किया है। उनके अनुसार व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन, इस आधार पर 3 भेद किए, और दूसरे आधार पर उन्होंने 3 शासन व्यवस्थाओं के 2 रूप दिए, स्वाभाविक और विकृत रूप। अरस्तु के अनुसार शासन का स्वाभाविक रूप जिसमें शासक सामान्य हित में कार्य करे, जबकि विकृत रूप में शासक केवल अपने हितों में कार्य करे। इसलिए उन्होंने अपने संख्या के आधार पर
प्रथम आधार है जिसमें शासन करने वाले व्यक्तियों का शासन, एक व्यक्ति का शासन, अल्पसंख्यकों का और बहुसंख्यकों का। और उसका दूसरा वर्गीकरण का आधार नैतिक आधार पर सर्वोच्च सत्ता के संचालन का उद्देश्य, जैसे शासन का स्वाभाविक रूप एक तंत्र और राजतंत्र को मानता है। और एक तंत्र या राजतंत्र में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है जो सामान्य हित में शासन करता है, और इस शासक के मार्गदर्शन का सिद्धांत सर्वोच्च सद्गुणों का विकास है। इसी का विकृत रूप है निरंकुश तंत्र। ये राजतंत्र का अपने आप में एक विकृत रूप है जिसमें शासक अपने स्वार्थ में शासन करता है। दूसरा है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र जिसमें सत्ता कुछ लोगों के हाथ में होती है, उनके मार्गदर्शन के सिद्धांतों में सद्गुण और धन का मिश्रण होता है। इसी का विकृत रूप है, वह है कुलीन तंत्र का विकृत रूप है अल्पतंत्र और गुटतंत्र। ये धन लोलुपता के आधार पर शासन किया जाता है। तीसरा आधार है जिसमें तीसरे नंबर का बताया गया है पॉलिटी या संवैधानिक शासन। इसमें सत्ता अनेक व्यक्तियों के हाथ में होती है, उनका सद्गुण मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग के हाथों में सत्ता की बागडोर होती है। वह शासन सर्व कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। और इसी का विकृत रूप उन्होंने प्रजातंत्र को माना है, जिसको उन्होंने भीड़ तंत्र का नाम भी दिया है। यह पॉलिटी का विकृत रूप है। इसमें बहुतों का शासन होता है। इसमें सत्ता अनेक निर्धन लोगों के हाथों में होती है जो उसका प्रयोग अपने स्वार्थ और हितों के लिए करते हैं। इस प्रकार अरस्तु अपने शासन की व्याख्या करता है, और जो वर्तमान डेमोक्रेसी है उसको उन्होंने इसमें सबसे निकृष्ट जो पॉलिटी शासन है उसका विकृत रूप माना है। उनकी नज़रों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा शासन वे राजतंत्र को मानते थे, क्योंकि राजतंत्र में एक व्यक्ति में शासन सत्ता होती है और वह व्यक्ति सर्व गुण संपन्न होता है और प्रजा उसका विश्वास करती है और प्रजा के सर्व हित में वह कार्य करता है, क्योंकि वह डिसीजन मेकिंग में और किसी तरह के विवाद में नहीं होता। इसलिए राज्य के हित में उच्चतम गुण और राजनीतिक योग्यता के कारण अन्य लोगों पर वह शासन करता है। इस प्रकार वह राजतंत्र को सबसे अच्छा शासन मानता है, क्योंकि उसमें संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है और वह व्यक्ति सामान्य जनता के हित में शासन करता है। इसलिए उनकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था राजतंत्र को मानता है। लेकिन उसकी आलोचना भी निम्न आधारों पर की जा सकती है। अरस्तु ने राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं किया। फलस्वरूप उनके द्वारा जो वर्गीकरण राज्य का वर्गीकरण न होकर सरकार का वर्गीकरण है। दूसरा है वो कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र को जो उन्होंने भेद किया है, वो वर्तमान में इसका अंतर लगाना असंभव है। तीसरा है प्रजातंत्र, उसने सबसे निकृष्टतम शासन माना है, जबकि आधुनिक समय में प्रजातंत्र सबसे सर्वोत्तम शासन माना जाता है। और जो अरस्तु ने जो अपने विचार दिए वो विशाल राज्यों पे लागू नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ इस तरह का वर्गीकरण करना संभव नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने गुणात्मक आधार पर जो व्यवस्था दी है और उसको संख्या के आधार पर उसे तर्कसंगत ठहराने की कोशिश की है, वह सर्वतः असंगत है। इस प्रकार अरस्तु ने अपने संविधान, राजनीतिक दल और राज्य का जो वर्गीकरण किया है
वह उस समय प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में जो वर्तमान में शासन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतंत्र को माना जाता है, क्योंकि अभी बहुत विशाल जनसंख्या है और उसमें राजतंत्र को वर्तमान समय के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, इसलिए उसकी वर्तमान समय में कोई ज़्यादा प्रासंगिकता नहीं है, उस समय उसकी प्रासंगिकता हो सकती है। अतः अरस्तु का जो वर्ग संविधान से संबंधित जो वर्गीकरण दिया था वह एक महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए, कि इसने संख्या के आधार पर और उस उद्देश्य के आधार पर इसका वर्गीकरण किया, जो एक महत्वपूर्ण